इतिहास में ना एक ऐसी घटना दर्ज है जिसके बारे में सोचना भी काफी अजीब लगता है। आप मतलब कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान खड़ा है जिसने आधी दुनिया जीत ली हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं है, जो बस सड़क पर एक मिट्टी के बर्तन में बैठा है। हाँ, और सिकंदर जो किसी को भी रातों रात अमीर बना सकता था, वो उस बेघर इंसान के पास जाता है और कहता है मांगो जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। और उस बेघर इंसान का जवाब ना सत्ता और ताकत के पूरे गुरूर को चकनाचूर कर देता है। सही में, वो बड़ी शांति से ऊपर देखता है और कहता है बस मेरी धूप के सामने से हट जाओ। मतलब दिमाग हिल जाता है ये सुनकर। बिल्कुल। और ये कोई बनावटी किस्सा नहीं है। ये घटना दिखाती है कि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ ना होना, तो दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसे डरा या खरीद नहीं सकता। ये परम सत्ता का एक तरह से सबसे बड़ा तिरस्कार था। और सिर्फ राजा ही नहीं, उस समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी भी इस इंसान से घबराते थे। एक किस्सा है जहां मशहूर दार्शनिक प्लेटो अपनी एकेडमी में बड़े बड़े विद्वानों को समझा रहे थे कि इंसान असल में बिना पंख वाला दो पैरों का जीव है। हाँ, प्लेटो की वो मशहूर परिभाषा। तो ये व्यक्ति क्या करता है, वो एक मुर्गी के सारे पंख नोचकर उस भरी सभा में घुल जाता है और मुर्गी को फेंकते हुए कहता है ये रहा प्लेटो का इंसान। बहुत ही शानदार शॉक टैक्टिक थी ये। तो आज की हमारी इस गहराई से की गई चर्चा का विषय यही बेबाक और निडर दार्शनिक है, डायोजनीज द सिनिक। हमारे इस विश्लेषण का मुख्य आधार देसी फिलोसोफर यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। हमारा उद्देश्य आज किसी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि उस मूल सामग्री में जो विचार दिए गए हैं उन्हें सामने रखना है। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बेघर इंसान जो मिट्टी के बर्तन में रहता था, वो आज की इस भागती दौड़ती और तनाव से भरी दुनिया में सच्ची आजादी का मतलब समझा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि डायोजनीज के इस चरम विद्रोही बनने की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि वो पैदाइशी कोई फकीर तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका जन्म 412 से 404 ईसा पूर्व के बीच सिनोप शहर में हुआ था, और उनके पिता हिसेसियस एक बेहद अमीर बैंकर थे। अच्छा, मतलब जीवन की शुरुआत एकदम धन, सत्ता और भ्रष्टाचार के बीच हुई। हाँ, और इसी पृष्ठभूमि ने उनके दिमाग में विद्रोह का बीज बोया। जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में होता है ना, तो वो उसके पाखंड को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है। मतलब उन्होंने करीब से देखा होगा कि पैसा आजाद नहीं करता। सही कहा। डायोजनीज ने देखा कि पैसा और रुतबा लोगों को एक तरह की अदृश्य जेल में कैद कर देते हैं। इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है, जहां उसे हमेशा बस अपना रुतबा छिन जाने का डर सताता रहता है। और शायद मुझे लगता है इसी घुटन की वजह से उन्होंने वहां की मुद्रा यानी सिक्कों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। हाँ, जिसे अंग्रेजी में डीफेसिंग करेंसी कहते हैं। और इसी जुर्म में उन्हें सिनोप से हमेशा के लिए निकाल दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन के फैक्ट्री रीसेट जैसा लगता है। हाँ। जैसे हम फोन से सारे फालतू एप्स, सारा डेटा यानी धन, रुतबा, सामाजिक पहचान सब डिलीट कर देते हैं, ताकि जो मूल ऑपरेटिंग सिस्टम है काम कर सके। बिल्कुल, ताकि इंसान का असली दिमाग बिना किसी रुकावट के चल सके। बहुत ही सटीक तुलना है। और इस फैक्ट्री रीसेट के बाद जब उन्होंने खुद को दोबारा बूट किया, तो वो पूरी तरह से एक अलग इंसान थे। निर्वासन के बाद वो एथेंस पहुंचे ना? हाँ, एथेंस पहुंचकर वो सुकरात के शिष्य एंटिस्थनीज के पास गए। अब एंटिस्थनीज को कोई शिष्य चाहिए नहीं था, तो उन्होंने डायोजनीज को भगाने के लिए उन्हें डंडे से पीटा। डंडे से? बाप रे। हाँ, लेकिन डायोजनीज अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, ऐसी कोई लकड़ी नहीं बनी जो मुझे दूर भगा सके। मतलब ये जिद दिखाती है कि जब बचाने के लिए कोई पहचान या संपत्ति ही ना हो, तो इंसान को शारीरिक दर्द का भी डर नहीं रहता। एकदम सही। यही वो बिंदु था जहां डायोजनीज को समझ आ गया कि संपत्ति और लगाव असल में बेड़ियां हैं। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब कोई आप पर शासन नहीं कर सकता। ये बहुत गहरी बात है। और यहीं से एथेंस की सड़कों पर उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे सिनिसिज्म कहा गया। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला स्तंभ था ऑटार्किया, जिसका मतलब है आत्मनिर्भरता। डायोजनीज का मानना था कि दूसरों पर निर्भरता, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते हो या समाज हो, ये एक कमजोरी है। मतलब कुछ भी ना चाहना ही सच्ची आजादी है। हाँ, और इसी आजादी को बनाए रखने के लिए उनका दूसरा स्तंभ आता है एस्केसिस, यानी स्वैच्छिक असुविधा, खुद को जानबूझकर मुश्किलों में डालना। जैसे वो सड़कों पर सोते थे और कूड़े से खाना खाते थे। बिल्कुल।
इसे समझने के लिए जीव विज्ञान का एक सिद्धांत है, हॉर्मेसिस। इसका मतलब है कि जब किसी जीव को सीमित मात्रा में तनाव दिया जाता है तो वो कमजोर होने के बजाय और ताकतवर बन जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्टीमेट फाइटिंग या यूएफसी के फाइटर्स ट्रेनिंग में करते हैं। वो जानबूझकर खुद को मार खाने वाली स्थितियों में डालते हैं ताकि असली फाइट के समय शरीर शॉक में ना जाए, या जैसे बच्चे परीक्षा से पहले कठिन मॉक टेस्ट देते हैं। सही उदाहरण है। डायोजनीज खुद को हर रोज उस स्थिति में डाल रहे थे जिससे एक आम इंसान सबसे ज्यादा डरता है, गरीबी, भुखमरी, बेघर होना। क्योंकि जब सबसे बुरे हालात ही आपका घर बन जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। बिल्कुल। पर यहाँ एक चीज मुझे खटक रही है। उनका जो तीसरा स्तंभ था, अनाइडिया यानी बेशर्मी, हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें करते थे, मल मूत्र त्यागते थे। मतलब क्या ये सिर्फ असभ्य होने का एक बहाना नहीं था? इसमें दर्शन शास्त्र कहाँ है? ये तो एक तरह का पागलपन लगता है। ये सवाल बहुत लाजमी है। अगर इसे सिर्फ बाहर से देखें तो ये पागलपन ही लगेगा, लेकिन ये कोई बिना सोचे समझी हरकत नहीं थी, बल्कि एक शॉक टैक्टिक थी। शॉक टैक्टिक? समाज को डराने के लिए? डराने के लिए नहीं, आईना दिखाने के लिए। डायोजनीज का मानना था कि समाज इंसान को शर्म के जरिए नियंत्रित करता है। एक इंसान खाना खा रहा है या मल त्याग रहा है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक सामान्य सच है। वो तो है। उनका कहना था कि जो समाज सार्वजनिक रूप से इन प्राकृतिक चीजों से इतना घबराता है, वही समाज अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार, धोखे और पाखंड की गंदगी से भरा हुआ है। अच्छा, मतलब वो बिना कुछ बोले ये साबित कर रहे थे कि शिष्टाचार के नाम पर बनाए गए नियम सिर्फ एक पाखंड है। बिल्कुल। वो उस कमजोरी पर वार कर रहे थे जहां लोग अपनी असली फितरत को अच्छे कपड़ों और झूठे नियमों के पीछे छुपाते हैं। ये उनके सिद्धांत थे जो उन्होंने सिर्फ किताबों में नहीं लिखे, बल्कि अपने समय के दिग्गजों पर हथियार की तरह इस्तेमाल किए। जैसे हमने शुरुआत में वो मुर्गी वाले किस्से की बात की थी, जहां प्लेटो को अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी थी। हाँ, वो सिर्फ बातें नहीं करते थे। एक और किस्सा है, वो दिन के उजाले में एक जलती हुई लालटेन लेकर सड़कों पर घूमते थे। दिन के उजाले में लालटेन? हाँ, और जब लोग पूछते थे कि क्या कर रहे हो, तो कहते थे, मैं एक ईमानदार इंसान की तलाश कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल आज के सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरह लगता है। लेकिन फर्क ये है कि आज के ट्रोल्स इंटरनेट पर छुप कर वार करते हैं, और डायोजनीज असली दुनिया का पहला और सबसे निडर ट्रोल था, जो सीधे मुंह पर बेइज्जती करता था। बहुत सही तुलना है। वो बड़े बड़े दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर उनके पाखंड का मजाक उड़ाते थे। एक और घटना है जो दिखाती है कि वो खुद को भी कैसे लगातार बदल रहे थे। कौन सी घटना? डायोजनीज के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक लकड़ी का प्याला बचा था। उस बच्चे को देखकर उन्होंने तुरंत वो प्याला फेंक दिया, ये सोचकर कि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वो अब भी व्यर्थ का बोझ ढो रहे थे। ये सच में साबित करता है कि दर्शन शास्त्र का मतलब सिर्फ सिद्धांत बनाना नहीं है, बल्कि उसे जी कर दिखाना है। शायद उनके लिए प्लेटो और सुकरात सिर्फ बातें करने वाले थे। बिल्कुल, एक्शन ओवर वर्ड्स, यही उनका मूल मंत्र था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी आलोचना भी सामने आती है। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या इसमें कोई बहुत बड़ा पाखंड नहीं छिपा था? पाखंड किस तरह का? मतलब डायोजनीज अमीरों और समाज को गालियां देते थे, लेकिन अपना पेट भरने के लिए वो उन्हीं अमीरों की दी गई भीख या उनके फेंके गए खाने पर निर्भर थे। बिना उस समाज के तो उनका वजूद ही नहीं टिक सकता था ना। ये बहुत ही सटीक आलोचना है, और इससे सिनिसिज्म का पैरासाइट पैराडॉक्स या परजीवी का विरोधाभास भी कहा जाता है। पैरासाइट पैराडॉक्स? हाँ, क्योंकि अगर दुनिया के सभी लोग डायोजनीज बन जाते तो न कोई खेती करता, न शहर बनते, न मानव प्रगति होती। वो सिर्फ आलोचना करते थे, पर कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं देते थे। ये तो बिल्कुल आधुनिक समय के उन इन्फ्लुएंसर्स की तरह हो गए जो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को खूब गालियां देते हैं, लेकिन अपनी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए उसी पूंजीवादी एल्गोरिदम और महंगे फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि डायोजनीज का जो पूर्ण अलगाव या टोटल विड्रॉल का रास्ता था, वो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। इसी वजह से उनकी विचारधारा का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो क्या उनके विचार पूरी तरह खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, बल्कि विकसित हुए। उनके विचारों ने स्टोइज्म को जन्म दिया, जिसकी स्थापना ज़ीनो ने की थी। स्टोइज्म? ये तो आज भी बहुत लोकप्रिय है। हाँ, क्योंकि ज़ेनो ने डायोजनीज के दर्शन से आजादी और वैराग्य को तो लिया, पर उसमें से वो उग्रता निकाल दी। स्टोइसिज्म दुनिया के साथ एक संतुलित जुड़ाव सिखाता है,
आप समाज में रहकर भी मानसिक रूप से आजाद रह सकते हैं। और जो मूल सिनिक दर्शन था उसका क्या हुआ? बाद के रोमन काल में सिनिक्स ने डायोजीनीज के दर्शन को बहुत नकारात्मक बना दिया। इसी वजह से आज सिनिक शब्द का मतलब एक ऐसा कड़वा और नकारात्मक इंसान बन गया है जो हर चीज में सिर्फ बुराई देखता है। ये तो शब्दों के मायने ही बदल गए। खैर, हम सब तो मिट्टी के बर्तन में रहने वाले नहीं हैं, पर डायोजीनीज के इस पागलपन से आज के तनावग्रस्त जीवन के लिए हम क्या व्यवहारिक उपाय निकाल सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हम सीख सकते हैं वो है मिनिमलिज्म और सिनिसिज्म का अंतर समझना। सिनिसिज्म हर चीज का बहिष्कार करता है, जबकि मिनिमलिज्म सोच समझकर कम चीजों के साथ जीना है। मतलब हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है, बस अपनी जरूरतों को पहचानना है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी सीख है मान्यता या वैलिडेशन की भूख को खत्म करना, दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ना। डायोजीनीज इसे कुत्ते की मानसिकता कहते थे, जिसमें कोई शर्म या अपराध बोध नहीं होता। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग लाइक्स के लिए जीते, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और इसे जीवन में उतारने के लिए एक डायोजीनीज प्रोटोकॉल है जो कोई भी अपना सकता है। अरे, ये प्रोटोकॉल क्या है? इसके 4 मुख्य कदम हैं। पहला, हर सुबह खुद से पूछें, मुझे क्या लगता है कि मुझे चाहिए लेकिन असल में मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इच्छा और जरूरत का अंतर। सही। दूसरा कदम है मानसिक कठोरता। रोज खुद को थोड़ी असुविधा में डालें, जैसे ठंडे पानी से नहाना या कुछ घंटों के लिए डोपामाइन फास्टिंग करना। मतलब फोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करना। हाँ। तीसरा कदम है निर्मम ईमानदारी या ब्रूटल ऑनेस्टी। बिना किसी फिल्टर के अपने विचारों को लिखें, खुद से सच बोलें। और चौथा कदम? चौथा कदम है उन चीजों और रिश्तों को निर्दयता से हटा देना जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका रहे हैं। ये चौथा कदम सुनकर मुझे एक प्रयोग का ख्याल आ रहा है। सुनने वाले लोग एक 3 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसा प्रयोग? अपनी किसी एक बेकार आदत को, जैसे बिना वजह दोस्तों के साथ गप्पे मारना या कैंटीन में समय बर्बाद करना, उसे 3 दिन के लिए पूरी तरह छोड़ दें। ये बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है। हाँ, ये बिल्कुल लाइफ के जंक फूड को हटाने जैसा है। शुरुआत में खालीपन लगेगा, लेकिन फिर जो आजादी मिलेगी ना, वो कमाल होगी। और यही डायोजीनीज के दर्शन का मूल विचार है कि सच्ची दौलत आजादी है। पैसा या संसाधन केवल आजादी पाने के औजार हैं, वो खुद लक्ष्य नहीं होने चाहिए। एकदम सही बात। तो अगर पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि डायोजीनीज पागल भी थे और एक दूरदर्शी भी। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की नींव हिलाई जो दिखावे और झूठे सम्मान पर टिकी थी। उनका तरीका भले ही आज लागू न हो, लेकिन उनका ये सबक, कम चीजों के साथ जियो लेकिन विचारों को गहरा रखो, ये हमेशा अमर रहेगा। और उनकी मौत से जुड़ी कहानियां भी उनके जीवन जितनी ही अजीब हैं। कोई कहता है उन्हें कुत्ते ने काट लिया था, कोई कहता है उन्होंने कच्चा ऑक्टोपस खा लिया था, या उन्होंने खुद अपनी सांस रोक ली थी। लेकिन मरने से पहले उनकी जो इच्छा थी ना, वो मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनके शरीर को दफनाया या जलाया ना जाए, बल्कि जानवरों के खाने के लिए फेंक दिया जाए, ताकि मौत के बाद भी वो सामाजिक परंपराओं का मजाक उड़ा सके। उनका मानना था कि जब आत्मा ही आजाद हो गई तो इस मृत शरीर का क्या करना। ये विचार इंसान के अहंकार पर एक सीधा वार है। बिल्कुल। और इसी से आज की चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर डायोजीनीज का मानना था कि आत्मा की आजादी के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, तो आज के समय में हमारा अपनी विरासत या लेगेसी बनाने का जो जुनून है, वो हमारे बारे में क्या कहता है? बहुत ही विचारणीय सवाल है। क्या हम सच में दुनिया के लिए कोई महान विरासत बना रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी असुरक्षाओं को छुपाने के लिए एक बहुत सुंदर जेल तैयार कर रहे हैं? इस विचार पर थोड़ा मनन कीजिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।